अब यहां पर एक दूसरा सवाल और होना चाहिए आपका कि हम लोग ये पॉलिसी जब लगातार बनाते हैं तो क्या एनपीए एक ऐसा ब्लैक टनल है जिसमें देश चलते घुसते चला जा रहा है? ये यकीनन ऐसा है। और देश की जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस दौर में कितनी खराब हो गई और जर्जर हो गई है, तब हम लौटेंगे कि क्यों भारत की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी ही डिरेल हो रही है। एनपीए का बड़ा साफ नियम है, बैंक से आपने लोन दिया, 90 दिन के अंदर आपको इंटरेस्ट रिपेमेंट करना है या प्रिंसिपल लौटा दीजिए, अन्यथा वो पैसा एनपीए में चला जाएगा। तो एनपीए में बढ़ते बढ़ते कितना चला गया अब ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए जानना चाहते हैं तो 2014 में जब मनमोहन सरकार थी 2,27,000 करोड़ था, जब मौजूदा वक्त में है तो यह बढ़कर लगभग 9 लाख करोड़ रुपया पार कर गया है। यह एक स्थिति है। इसमें खास तौर से माना जाता है, दुनिया के किसी भी देश में माना जाता है जिस बैंक का एनपीए 15% से पार करने लगता है वो खतरे की घंटी है। 20% में बैंक को बेचना पड़ता है, 25 में तो सारे लोगों का दिवालिया हो जाता है जो उस बैंक में पैसा भी जमा किए हुए हैं। हमारे यहाँ यूको बैंक 25% के एनपीए पर चला गया, इंडियन ओवरसीज बैंक लगभग 22% पे चला गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 20% पर चला गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 16.5% पे चला गया। लेकिन भारत सरकार ने कमाल की थ्योरी अपनाई, मर्जर करना शुरू किया बैंकों का, जिससे एक की बुक दूसरे से जुड़ जाए और दोनों को मिला दिया जाए। तो उसका 7% है, इसका 20% है, तो दोनों जब मिला देंगे तो 12-13% ही तो आएगा। और उसकी अगर नेटवर्थ और कम है, छोटा है, तो ऐसे एसबीआई के भीतर बहुत चीजों को मिलाते चला गया। तो एसबीआई देश का ही नहीं दुनिया के सबसे लार्जेस्ट बैंकों में से आता है, जहां सबसे ज्यादा खाता धारक है, वह भी एनपीए 7% के पार चला गया। अब यहां से सवाल एक और निकलता है कि अगर इस स्थिति में आ गए हैं तो हमको लगता है एक चीज जरूर जान लीजिए, जब हम बैंकिंग सेवा का जिक्र करते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार बैंक ही देता था। उसका एक डाटा बताते हैं, 1991 से 2001 तक यानी 10 साल, इस 10 साल में एवरेज हर साल बैंक में 66,423 नौकरियां मिल रही थी। 1990 से लेकर 2000 तक 66,000 नौकरी हर साल से बैंक को दी जा रही थी। 2000 से लेकर 2010 तक इस 10 बरस में चीजें डामाडोल हुई। इस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार की एंट्री होती है। यह हो जाते हैं लगभग हर साल 12,436 ही एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। लेकिन 2010 से 2014 तक के बीच में फिर स्थिति अनुकूल होती है, जो मनमोहन सिंह का सेकंड टर्म था। बैंक फिर फलता फूलता है और हर साल इन 4 सालों में 60,000 नौकरियां बैंकों में जा रही थी। और यहां से शुरू होता है कि 2014 के बाद से क्या हुआ। यह बहुत ही नाजुक सोच है। 2014-15 से 15-16 के बीच में बैंकों में रोजगार पाने वाले सिर्फ 9,000 लोग थे। 2015-16 से 2016-17 के बीच में 924 लोगों की नौकरी चली गई और एक भी नई नौकरी नहीं लगी। यह जो पुरानी नौकरियां थी और इस नए साल की नौकरी थी, दोनों को मिलाकर 2016-17 और 17-18 के बीच में 33,000 नौकरियां लगी सिर्फ बैंक में। 2017-18 में आते आते ये 32,000 नौकरियां लगी। 2018-19 में जो लास्ट ईयर का जो आया था, 19-20 से ठीक पहले, उसमें 21,000 की नौकरी चली गई। और उसके बाद जब 2019-20 आया, इसमें लगभग 40,000 की नौकरी चली गई। यानी 2014 से अगर जोड़िएगा आप 2020 तक तो नेगेटिव में आ जाइएगा। तो बैंकिंग परिस्थितियां किस रूप में डेवलप हो रही थी, वो धीरे से खोखली होनी शुरू हुई। उसके भीतर की बुक्स भी खोखली शुरू होने लगी और पैसा भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट हड़पने लगे। इसलिए दोबारा लौटिए कि कोई इस देश में कैसे काम कर सकता है और अगर काम करेगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के भीतर की फिलॉसफी बहुत साफ है कि अगर आप इस देश के भीतर में काम करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्शन को डेवलप करना पड़ेगा। इस देश के भीतर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा।